आवाज आ रही क्लियर है? जी सर। चलिए, आज इंग्लिश वालों का रिटर्न था ना। अब हिंदी वाले थोड़ा वेट करेंगे, आज किराएदारी होगा, भागेगा नहीं कोई। लिखिएगा रिटर्न स्टेटमेंट में, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज। बाकी जो कल ऊपर लिखे तो पूरा लिख लीजिएगा, एज इट इज पूरा उतार लीजिएगा। ठीक है, तो कल ही कर लेना चाहिए था आपको। लिखिएगा द एबो नेम्ड, द एबव नेम्ड। अब लिखना शुरू करिए, उसको अपना ऊपर पेज में लिख लीजिएगा। द एबव नेम डिफेंडेंट सबमिट एज अंडर, द एबव नेम डिफेंडेंट submit as under. Number one, that the content of para number 1 and 2, that the content of para number 1 and 2 of the petition are submitted, of the petition are admitted. Number 2, that the content of para 3, that the content of para 3 of the petition की जगह वो लिख दे plaintiff. ठीक है, para 3 of the plaintiff is party admitted, partly admitted. It is further stated that the plaintiff paid only 3 lakh as advance money and is yet to pay the balance of the advance amount of 1 lakh as per the agreement, वकील को फोन तैयार है। लगा दिलीप को, लगा फिर लगाओ, 2-3 बार लगाओ। as per the agreement. तीसरा, that the contents of para 4 that the content of para 4 of the petition is denied
क्या बोला? अरे तो कल 3 दिन से दिया है। ओ, perdition is denied. It is stated that non-payment of balance. It is stated that non-payment of balance of advance amount show unwillingness of the plaintiff in performing the contract. In performing the contract. निधि निधि पटेल है कि नहीं? Next, that the content of para 4, sorry 5, that the contents of para 5 of the petition is not admitted it is further stated it is further stated that the defendant respondent that the defendant respondent is not in receipt of any notice चला जा or reminder from the petitioner. Next, that the content of para 6 that the content of para 6 of the petition needs no reply.
वेरिफिकेशन लिखो। आई उमा प्रसाद। सर ये जो आपने पैराफ्राइज में बताया है फिर इसका क्या मीनिंग हुआ? डेट द दैट द कंटेंट ऑफ पैरा कंटेंट ऑफ पैरा 6 ऑफ द plaintiff need no reply. चलिए सॉरी वो मैंने सिलो। Verification. I, Uma Prasad, the respondent hereby declare that the content of contents of para 1 to 5 of the written statement are true to the best of my knowledge and belief and based on legal advice. डेट डाल दीजिए, प्लेस डाल दीजिए, सिग्नेचर रिस्पोंडेंट थ्रू काउंसिल डाल दीजिए। इशूज बन गए थे नहीं इसमें? इशू, अच्छा इशूज अभी नहीं लिखाए थे ना, इशूज लिखिए। where whether the plaintiff had given whether the plaintiff had given rupees 3 lakh in advance। सर लेकिन ये तो एडमिट हो चुका है ना, ये तो एडमिटेड है। क्या ये 3 लाख उसने मतलब एक एडवांस मनी पे कर दिए, तो इस पे इशू क्यों बनेंगे? ये तो क्लियर इशू है। अब क्लियर तो बहुत सी चीजें रहती, इशूज क्या बन रहा है कि क्या इसने 3 लाख रुपया इसको दिया है? सर अब वो लेकिन भले डिफेंडेड ने ये एडमिट कर लिया है पैरा 1 में। क्या किया है? सर सर किसने एडमिट? पार्टली एडमिट किया है। Because that the content of para 3 of the petition is partly admitted. It is further stated that the plaintiff paid only 3 lakhs as advance money and is yet to pay the balance of the advance amount 1 lakh as per agreement. यही बात प्लेंटिफ ने बोली थी और डिफेंडेंट ने इसको एडमिट कर लिया है सर ये पार्टली। पार्टली एडमिट किया है। मतलब सर मतलब अब कैसे? अब अब उसमें हमें ये इशू है कि या 3 लाख रुपया दिया या नहीं दिया, इस पे भी हमें पूछना है। जज साहब का क्या काम है, पूछेगा ना कि इन्होंने 3 लाख आपको दिया कि नहीं दिया, आप बोलोगे हाँ दिया है, ठीक है। तो मुझे पार्टली एडमिटेड समझ नहीं आ रहा है। पार्टली एडमिट नहीं समझ रही? नहीं मतलब वो तो समझ आ गई कि पार्टली एडमिट का मतलब क्या है, लेकिन इसमें क्या सेंस है, कैसे होगा? आप कोई एग्जांपल देख बता सकते हैं? देखो, कभी रजिस्ट्री ऑफिस गई हो कि नहीं गई हो? सर नहीं। नहीं गई। जो लोग गए हैं वो लोग बताएंगे। लिख दिया जाता है कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति का मकान 4 लाख रुपए में खरीदा, जिसकी रकम का कुछ पार्ट कैश में, कुछ पार्ट चेक में, कुछ पार्ट आरटीजीएस में उन्होंने दर्शा दिया, या पूरा अमाउंट उन्होंने दर्शा दिया कि हमने पैसा इनको पेड कर दिया। जब वो अब पेड कर दिया, दे दिया पैसा,
तो रजिस्ट्रार का क्या काम है कि वो साइलेंटली उसको साइन कर दे, फुर्सत कर दे? नहीं, वो तो पूछता है पूछेगा वो। कि आपको पैसा मिल गया है कि नहीं, आप लिखने तो जा रहे हो मकान, तो बोलता हाँ साहब मिल गया है। तो दो गवाह रहते हैं, कहते हाँ साहब मिल गया। तो ये जज साहब का काम है ना कि उनको 3 लाख पे भी पूछताछ करनी है कि ये मिल चुका है, नहीं मिल चुका है, या ये पार्टली एडमिट क्यों हो रहा है भाई। तो सर नहीं मेरा समझ। क्वेश्चन ये है कि जब रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने बोल दिया है कि 3 लाख रुपए उसने पे कर दिए हैं प्लेंटिफ ने, तो सर तो फिर इस पे इशू क्यों फ्रेम होगा? उस पैरा को वो पार्टली एडमिट कर रहा है, तो पार्टली क्यों कर रहा है? शक पैदा नहीं हो रहा है आपको? मतलब अगर मतलब डिफेंडेंट क्लियर नहीं है कि उसको पे करे हैं या नहीं करे हैं। अगर वो पूरी तरह से एडमिट कर लेता कि हाँ इनका ये 3 लाख रुपया दिए और 1 लाख रुपया बाकी है, मुझे एडमिटेड है, तो कोई बात नहीं तो थी, फ्रेमिंग। घुमाने वाली बात हो गई। तब फ्रेमिंग का मतलब इशू नहीं बनता ठीक है। उसपे। आया समझ में? नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा है। अभी थोड़ा थोड़ा आया? अरे पगली, कोई चीज सर मुझे सर 3 लाख रुपए मिल गए, तो सर मैं ऐसे इसमें मैं कैसे डाउटफुल हूँ कि मुझे 3 लाख मिले हैं या नहीं मिले हैं। बाबा, वो सब कुछ सही है, तुम सही हो, वो सही है। अच्छा, मुकदमा किस बात पे होता है? फिर दीदी कहो कि हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था, तुम बेचने को बोले थे, 1 लाख रुपया बचा, चल के बेच दो, हमको ले लो। विवाद क्यों हुआ, ये भी सोचो। ये भी तो सोचो कि विवाद क्यों हुआ है। उससे वो तो उसने मतलब एग्रीमेंट के टर्म्स को कंप्लीट नहीं कराया। नहीं, एग्रीमेंट एग्रीमेंट सब कंप्लीट था, एग्रीमेंट वो ब्रीच कर तो रहा है, उसमें वो अपने मतलब उसके मकान का जो 5 लाख बैलेंस मिलने है लगा। वो। उसके मकान का 5 लाख मिलने लगा, अब वो 4 लाख वाले को नहीं हाँ देना मतलब वो चाहता। किसी और को सेल करना चाह अब रहा है ज्यादा अब पैसों में। अब ये कहो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं क्लियर था सर। कैसे नहीं क्लियर था? कॉन्ट्रैक्ट तो क्लियर था भाई। जब आपने प्रॉमिस कर लिया, हमने आपको कंसिडरेशन दे दिया, तो बताओ फिर क्या कुछ रह जाता है क्या? विश्वास तो यही होता है ना। नहीं समझ में आई बात? नहीं सर ठीक है। अब किसी को और समझ में आया कि नहीं आया? कि और किसको नहीं समझ में आ रहा, जरा बताओ तो फिर इसको खोले इसकी जड़। सरजान सिंह, आदिल, दीपक, सोनी, फरमानी, अवंतिका, शहबाज राणा, फरहा, अभिषेक, महिमा जैन। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो थर्ड पॉइंट आपने लिखा है यहाँ से इशू फ्रेम होंगे। जहां जहां पे जज को शक होगा, या जिन जिन बातों को उसे क्लियरेंस देना होगा कि दोबारा फिर ये डिस्प्यूट एराइज ना हो, वो वहां वहां बनाएगा। और अच्छा सर अब ठीक है, अब समझ आ गया मुझे। 5 बिंदुओं में उनको समेटेगा वो। ठीक है? ठीक। कि हाँ, हमें इसमें कहाँ कहाँ निर्णय हम दे दें कि फिर इसमें भी आगे चल के विवाद ना पैदा हो। किसी और को कोई समस्या थी? तेरे लोगों को पूछा, सुचिता तुमको कोई समस्या है क्या? प्रीति पटेल। नहीं सर, सारे सर समझ। जी सर, वो थोड़ा स्लो बोला करिए। स्लो बोला करे। जी सर, मैं लिख नहीं पाती। अच्छा है ना, ये शिकायत है तुम्हारी है। अभिषेक कुमार, महिमा जैन। आज क्लियर है महिमा सर। महिमा जैन बड़ी शांत है आज, क्या बात? रिजवान चले गए क्या? सर मैंने तो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन किया था, आपने मेरा क्वेश्चन कंसीडर ही नहीं किया। क्या की थी? वो शुरू में सर हाफ जो था, आपने क्लाउड हाँ जी भर सर, गया जो आपने था। कल हाँ, सर मैं अभी बोलती हूँ। सर जो आपने कल विवादक वर्जित कराए थे, तो मुझे ये पूछना था उसके बाद किसी के सिग्नेचर नहीं होते हैं क्या? विवादक वालों के बाद। जी, वाद बिंदु लिखवाए थे ना आपने 5, तो वाद बिंदु के बाद वो किसी के बात भी, सिग्नेचर नहीं होते। उसमें किसी के नहीं होते सर, जज साहब के होते हैं बस। तो मतलब राइट हैंड साइड पे ही हस्ताक्षर हाँ, न्यायाधीश। हाँ। जी। फरहा, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सृजन सिंह, ठाकुर सृजन सिंह है। मिस्टर शहबाज राणा। क्लियर नाम है तो सर। इतना नाम तो इतना खतरनाक है जैसे किसी पुरानी फिल्म का नाम हो, है ना? राणा, है ना? राजकुमार वाले डायलॉग याद है?
चलिए, क्यों शहबाज, नाम से नहीं लग रहा है कुछ खतरनाक? अरे सर नहीं। शहबाज राणा है। एक और थे हमारे यहाँ, वो उनके फादर डीजे थे, डीजे थे, डीजे हो गए हो। वो भी बेचारा दिल्ली एपीपी का फॉर्म भरने के पिटीशन में गया दिल्ली, कह रहा सर क्या करें। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वेदर देयर इज एनी बैलेंस ऑफ एडवांस। वेदर देयर इज एनी बैलेंस, यानी और कोई बैलेंस तो नहीं है आपका एडवांस में। तीसरा, वेदर डिफेंडेंट इज अनविलिंग, whether defendant is unwilling to performing the contract. Whether the plaintiff is entitled to any relief. सर ये भी तो आएगा कि वेदर प्लेंटिफ इज अनविलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी तो बनेगा ना इशू। Whether defendant is unwillingly to performing the contract, क्या वो अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में अनिच्छुक है। फिर वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ, क्या उसे कुछ रिलीफ भी दिया जाना चाहिए। ये सब प्रश्न न्यायालय के सामने है, इन्हीं का जवाब उसे देना है, इन्हीं पे जजमेंट लिखना है। अब जरूरी नहीं, ये हमने क्वेश्चन फ्रेम किया, ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि लेकिन सर सब पे। डिफेंड सर सॉरी सर डिफेंडेंट ने जो इसका पॉइंट नंबर 3 है, इसमें ये बोला है कि मतलब प्लेंटिफ मतलब अब नॉन ये पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ एडवांस अमाउंट शो अनविलिंगनेस ऑफ द प्लेंटिफ। तो सर एक इशू ये भी तो फ्रेम होगा ना, वेदर प्लेंटिफ इज अनविलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ये ब्लेम लगा रहा है उस पे, वो ब्लेम लगा रहा है इस पे, तो दोनों की साइड से होना चाहिए। दोनों साइड लगा रहा है कि ये नहीं लिखाना चाहते, वो कहते वो नहीं करना। लड़ाई इसी में तो होती है। आप अपनी बहुत से बहुएं होती, सास को खाना नहीं देती, सास खाना ठेल देती, बाद में अपने बेटे से शिकायत करती है कि बहू खाना नहीं दे रही, बहू कह रही नहीं मैं खाना दी हूँ, ये वापस कर दी। तो यहाँ पे एक दूसरे पे ब्लेम लग रहे हैं, लेकिन अब मसला ये कि हाथ में किसके है। मसला ये कि हाथ में अगर मान लो डिफेंडेंट अनविलिंगली कर रहा तो वो प्लेंट क्यों लेके आता, सॉरी प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ अनिच्छुक है तो वो प्लेंट लेके क्यों आता, समस्या लेके क्यों आता कि साहब ये लिख नहीं रहे हैं। कि यहाँ पे सारा कुछ डिफेंडेंट के हाथ में है। वो अगर लिख देता तो ये सारा इशू ही नहीं क्रिएट होता है, हो जाता। बोलो, सोचो, थोड़ा दिमाग से सोचो। तो अब यहाँ जज साहब को ये भी देखना क्या वाकई में डिफेंडेंट ने लिखने में आनाकानी की है। नहीं समझ में आ रही बात, क्योंकि डिफेंडेंट नहीं अगर सर मैं लिख समझ रही हूँ। अगर डिफेंडेंट लिख देता तो प्लेंटिफ क्यों आता। तो हमारा शक किधर जा रहा है, हमारा शक प्लेंटिफ पे तो जाएगा नहीं, प्लेंटिफ तो पैसा दे ही चुका है, वो तो कह रहा चलिए भैया लिखिए, और वो वाद भी ला रहा है। उधर तो हमारा शक है, तो हमें ये देखना है कि क्या डिफेंडेंट ने आनाकानी की है, हमें ये भी देखना है वहां पे। तो इसमें भी अब यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ इशू में देखो होता क्या है, ये हमारे पास सवाल आ जाते हैं, हमारे वाद पत्र का और रिटन स्टेटमेंट आने के बाद हमारे पास सवाल आ जाते हैं कि हमें अब करना क्या है। तो इसमें दो तरह के जवाब होते
पहला जवाब तो ये होता है कि जैसे पहला ब्लेम हमने लगाया कि अब साहब हमने इनको 3 लाख रुपया दिया, अगला कह रहा नहीं साहब इन्होंने हमको 2 लाख रुपया दिया एडवांस में। विवाद हो सकता है। प्लेंट में अगर उसने लिख दिया कि पार्टली है तो पार्टली का क्या मतलब है, अब आप डिफाइन करिए पार्टली का मतलब क्या है, कि आप एडमिट कर रहे हो एडमिट नहीं कर रहे हो। तो उनका वकील देगा कि साहब ये है, इनका वकील दे रहा है कि साहब ये देखिए 2 लाख की चेक गई, 1 लाख रुपया कैश गया, कैश देते वक्त ये लोग गवाह में थे, वो उस पे लगा दिया। अब अगले कहा जाए कि और कोई भी आपत्ति हो आप इस पे दे दीजिए, कोई गवाह है तो आप पेश कर दीजिएगा, कोई नहीं, ठीक। कह रहा कोई बकाया वकाया तो नहीं है, कैसा बकाया है, कितना बकाया है, कैसे पेड करोगे, बोला साहब चेक से पेड करेंगे। तो चेक जमा करा लिया, कोर्ट ने कहा कि ये चेक नंबर भरो, इस चेक नंबर से इनको पेड होगा पैसा। अगर फैसला दे रहा है तो बोलेगा कि किस चेक से, किस बैंक के चेक से दोगे, अरे SBI से देंगे साहब, एडवांस वाला पैसा दोगे ना, तो बोला देंगे साहब, किस तारीख में लिख दोगे साहब, इस तारीख में लिख देंगे। अब ये सारी चीजें वहां पे एक एक करके एक एक बिंदु पे उसको हमें परफॉर्म कराना है, किसको, डिफेंडेंट को, ताकि वो अब इधर उधर ना कर पाए। नहीं ऐसे मान लो ऑर्डर हमने लिख दिया कि ठीक है जाओ, हमने ऑर्डर किया जाके इनको तुम बैनामा कर दो, फिर टाल जाएगा, चला जाएगा कहीं और अपील में चला जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने उसको बाउंड किया, अपील में जाने का उसका राइट बाद में भी है, लेकिन अब जब तक इस ऑर्डर का अगर उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां हैं, कुछ बाउंडेशन ऐसे हैं जो उसकी लीगल जो उसके राइट्स होते हैं उनको इन्फ्रिंज कर रहा तो आपत्ति उसको है, क्षुब्ध है, वो जाएगा वो अपील। लेकिन जब कोर्ट के सामने सारा कुछ एक्सेप्ट कर लिए दोनों ने, तो आपको ये भी है कि जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे सहमति अपनी बना लिए हैं कि अब हमें इसे परफॉर्म करना, कोर्ट ने उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर दे दिया, तब तो फिर आपको अवसर ही नहीं, क्योंकि आपकी सहमति से आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सब कुछ किया गया, तो फिर आप नहीं जा सकते, है ना। तो कहने का मतलब कि आपको जब भी जजमेंट लिखना होगा तो साइटेशन कि किस केस से आप इसको प्रूफ कर रहे हो, किस साक्ष्य से आप इसको साबित कर रहे हो, वो सब लेके देख के लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर में आपको दर्शाना पड़ेगा जो एक जजमेंट होता है, और लास्ट में फिर फाइंडिंग पाया जाएगा कि डिफेंडेंट ने यहाँ पे उपरोक्त निर्णय के आधार पर या तथ्यों के आधार पर डिफेंडेंट ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से आनाकानी की, 2 लाइन का जजमेंट हो जाएगा, डिग्री अवार्ड कर दी जाती है, ठीक। तो ये इसमें पहले पहले फेज में हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, दूसरे फेज में यस नो करते हैं। यस नो मतलब समझ लेना कि हाँ भाई दोनों लोगों को बुलाओ जरा, बोले हाँ आ गए साहब, बोलो 3 लाख रुपया दिया था कि नहीं दिया था, बोला हाँ साहब दिया था। तो अब इस पे कोई हमको कुछ करना है, बोला कि नहीं अब इस पे हमें नो, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं, नो लिख दिया उसके आगे नो। बोला साहब कुछ बैलेंस है, बोला साहब नहीं, नो। बोला साहब फिर आप आनाकानी क्यों कर रहे थे, किस लिए नहीं लिख रहे थे आप जमीन, बोला साहब यही नहीं आए लिखाने के लिए। वो बोला साहब हमने इनसे 2 महीने का टाइम लिया था, ये 15 दिन पहले ही आके कह रहे थे चल के निकालो नहीं तो हम कल भेज देंगे, तो साहब 2 महीने का समय तो हमको चाहिए चाहिए। यस, इस पे आपको आपत्ति है, क्योंकि इस पे हमें अब इस पे हमें कुछ फैसला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों पार्टीज यहाँ पे यस यस हो गई। इस पे हमें अब कोई निर्णय लिखने की जरूरत है, हमें निर्णय यहाँ पे लिखना है। क्यों, आप जब 2 महीने के एग्रीमेंट है 2 महीने वेट करिए, 2 महीने के बाद ये नहीं लिखाते ये तब आपका राइट बनता है। तो इसमें पहले यस नो कर लेते हैं, हाँ हमें इस पे निर्णय देना है, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं कर लेते हैं पहले। तो अगर
फ्रेमिंग ऑफ इशू से आधा तो क्लियर हो जाएगा, 2-3 पॉइंट का बचेगा, फिर उसी को उठा के लिख देंगे, निर्णय हो जाएगा। अमूमन ये करते नहीं है, वो तो सब अंदर ही अंदर हो जाता है। वकील से पूछ लेते हैं, लेकिन जज साहब लोग बताइए इस पॉइंट पे बताइए, तो आप अपनी बात रखते हो, अपनी बात रखता है, फिर कहता है कि डिस्प्यूट किस बात है, ये होता है। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया? फ्रेमिंग ऑफ इशू मतलब समझ में आ गया कि नहीं, कि फ्रेमिंग ऑफ इशूज जी मुद्दे क्या सर, है। आ गया। जैसे आप सुनो, जैसे आप लोग लड़ाई करती हो ना, कभी की हो कि नहीं कभी किसी से? नहीं। जब आप लोग या आप लड़ाई करती हो या नहीं करती, चलो अच्छी बात है नहीं करती हो तो, लेकिन जब किसी की लड़ाई के मसले में जाती हो तो पहला पहला वर्ड आपका क्या होता है? पहले अपनी अपनी बात बताइए दोनों, तब बताएंगे। हाँ, है ना, यही ना होता है सर। पहले और क्या। जाके ये इशू क्या है पहले ये बताओ हमको, है ना? हाँ जी सर, और क्या। है किस बात पे लड़ाई हुई पहले ये बताओ, है कि नहीं? चलिए, आज हम लोग इससे मुक्ति पा गए हैं, स्पेसिफिक रिलीफ से। अब अपने हिसाब से जहां जहां जो जो मिले आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमारा होगा किराएदार की बेदखली के वाद के लिए वाद पत्र। अब अच्छा ये बताओ, अगर सवाल उसने इस तरह से दिया आपको, पहले क्वेश्चन लिखिए तो बताएं। सर क्या बोले आप, किराएदार की बेदखली के लिए वाद पत्र। हाँ, किराएदार की बेदखली के वाद के लिए वाद पत्र। सवाल पहले इस पे लिखिए, अगर इस तरह देता है फिर उस तरह देता है, दोनों तरह देखा है तो कैसे करें। पहला सवाल ये है कि बकाया किराए की वसूली के लिए, बकाया किराए की वसूली के लिए तथा किराएदार को किराया ना अदा करने के आधार पर सर थोड़ा स्लो बोलिए, छूट जाता है सब। तुम बच्ची हो गया तुम। बकाया किराया, किराया तेज लिखा करो, 3 3 घंटे बहुत लिखना रहेगा। बकाया किराए की वसूली के लिए तथा किराएदार को किराया न अदा करने के आधार पर बेदखल करने के लिए वाद पत्र लिखिए। दूसरा पॉइंट, उपर्युक्त वाद में, उपर्युक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा उपर्युक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित कथन का प्रारूप भी बनाइए।
नेक्स्ट, उपर्युक्त वाद पत्र, उपर्युक्त, देखिए जितने भी वो वीडियो भेजते हैं ना आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ से सब डिलीट कर दिए जाते हैं, ठीक है? नहीं बाद में आप लोगों का भी सब डिलीट हो जाएगा। वही 4 4 घंटे बर्बाद कर लिया, हमारे अलावा कौन बनाएगी। हम्म। उपर्युक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित कथन का प्रारूप भी बनाए। तीसरा पॉइंट है, उपर्युक्त वाद पत्र और लिखित कथन में, उपर्युक्त वाद पत्र और लिखित कथन में लिखित कथन में किए गए अभिवचनों के आधार पर, हो गई सब कुछ, हाँ? कम प्रॉब्लम कर अभिवचनों के आधार पर वाद बिंदुओं की रचना कीजिए। बता दी 22 तारीख। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। उपर्युक्त वाद पत्र और लिखित कथन में किए गए अभिवचनों के आधार पर वाद बिंदुओं की 19 वाद बिंदुओं की रचना कीजिए। ठीक, अब इसका कल शुरू करेंगे। इसमें आप लोग एक करिएगा, वो किराएदार को किराया ना अदा करने वाला सेक्शन कौन सा है? उत्तर प्रदेश शहरी किराएदारी सेक्शन 30। नियम है ना। और फिर ना अदा करने के आधार पे इविक्शन का वाद लाना, बेदखल किसमें किया जाता है? बेदखल के बाद किराया कोर्ट में जमा करने का सेक्शन कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराएदारी विनियमन अधिनियम 1972 आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और 1919 भी है ना उसमें, 2021-22, फिर 2021 है वो टेनेंसी एक। 2021। तो इनको दोनों को आप लोग देख लीजिएगा कल। फिर इस पे वो देखा कि नहीं आप लोग? चलो अच्छा, अ, अ, चलो महिमा चौधरी से पहले, महिमा जैन से शुरू करते जी सर। हैं। कैमरा पहले ऑन करो आप अपना। सर कैमरा मत ऑन कराओ ना, मैं चीटिंग नहीं करूंगी। नहीं नहीं, ऑन करो कैमरा। सर मैं ऐसे ही बैठी हूँ। चलो अच्छा, ये बताओ जब इसका फ्रेमिंग कैसे करोगी आप? स्पेसिफिक रिलीफ में अगर कोई प्रश्न आया आपके सामने, जी कोई वादी आया आपसे अपनी समस्या बता रहा है, तो कैसे कैसे डिसाइड करोगे कि ये मामला कहाँ जाएगा, किसके कोर्ट में जाएगा, और प्लेंट कैसे बनाओगी? फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। सर सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि वो जो भी अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाता है तो जो संविदा है वो कितने रुपीज की है, उसी के अकॉर्डिंग मैं न्यायालय डिसाइड करूंगी। अगर 5 लाख है तो कनिष्ठ, 5 लाख से ऊपर है 50 लाख तक तो फिर मैं वरिष्ठ में जाऊंगी, और उससे ऊपर है तो जिला जज में जाऊंगी। फिर मैं सबसे पहले लिखूंगी न्यायालय, सिविल जज, कनिष्ठ वरिष्ठ जो भी होगा, और इलाहाबाद, फिर वाद संख्या, फिर टिकट नंबर, फिर मैं वादी का नाम लिखूंगी, पुत्र, आयु, निवासी, क्योंकि अब जाति कैंसिल कर दी गई है, फिर मैं वादी लिखूंगी, फिर बनाम, उसके बाद फिर मैं वही करूंगी सेम, प्रतिवादी का डालूंगी। उसके बाद मैं वहां पे विषय ना डाल करके, लेकिन विषय अपना बताऊंगी कि किस विषय से रिलेटेड है, किस स्पेसिफिक रिलीफ के अंतर्गत रिलीफ चाहिए, इसलिए फिर उपयुक्तवादी निम्नलिखित कथन करता है, और फिर मैं कथन दूंगी, 3 4 में जो भी कथन होंगे वो दूंगी। उसके बाद मैं ठीक अपना ठीक देना ठीक स्टार्ट करूंगी थोड़ा बहुत। ठीक। प्रजन सिंह, सृजन सिंह है कि भाग गई? मिस्टर शहबाज राणा,
भाग गई ना ये। मिस्टर शहबाज राणा जी, आप बताइए। यस सर। सर सृजन सिंह भी है और ये भी है, शहबाज तो बोल ही। तो दिख नहीं रही इसमें। अच्छा है। चलिए चलिए, बढ़िया, शहबाज राणा, आप बताइए। क्या बताना है सर? कैसे करोगे फ्रेमिंग, कैसे करोगे, कैसे लिखोगे बात को? सर पहले अमाउंट देख लेंगे सर, कितना अमाउंट है, 5 लाख से कम है तो सर जूनियर डिवीजन के, और उससे ज्यादा है तो सीनियर डिवीजन के जाएंगे सर। उसके बाद सर सूट नंबर डालेंगे, फिर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट करेंगे सर। हम्म, उसमें सर उनका नाम, आईयू और हम्म, निवासी एड्रेस पूरा डालेंगे सर। हम्म। ये आएगा सर, सिंपल से। चलिए, आप बताइए सज्जन सिंह। इंग्लिश में बताओ फरहान, आज आप। फरहान आज इंग्लिश में। एरम जहीर इंग्लिश में। और कोई इंग्लिश में है? सो ऑन द मिस्टर। बेसिस ऑफ अमाउंट कोड डिसाइड होगी, हाँ। और उसके बाद जो है केस नंबर, ईयर, और उसके बाद हम्म, टिकट, फिर हम्म, प्लेंटिफ और हम्म, उसकी पूरी डिटेल, फिर रिस्पोंडेंट होंगे या हम्म। डिफेंडेंट, फिर उसके बाद डि, फैक्ट्स। डिटेल में क्या डालोगे? डिटेल में हम्म, नेम होंगे, सन ऑफ, एज्ड हम्म, अबाउट, और हम्म, रेसिडेंट्स ऑफ हम्म, सो एंड सो, पीएस। हम्म। व्यवसाय नहीं डालोगे? हाँ सर, ऑक्यूपेशन भी। ठीक। एरम, आप बताइए। जी सर। सर प्रॉपर्टी की वैल्यू पर सर इसका मतलब कोड डिसाइड किया जाएगा। अगर 5 लाख, 5 लाख से कम है तो जूनियर डिवीजन में जाएगा केस। अगर 5 लाख से 50 लाख तक है तो सीनियर डिवीजन, उससे ज्यादा होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर स्टार्टिंग में इन दी कोर्ट ऑफ सिविल जज। और जूनियर डिवीजन है जूनियर डिवीजन, अगर सीनियर है तो सीनियर करके, और उसके बाद प्लेस का नाम, मतलब प्लेस आ जाएगा। देन केस नंबर, फिर प्लेंटिफ का डिस्क्रिप्शन देंगे, उसमें प्लेंटिफ का नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी है। तो उसके बाद एज आ जाएगी, फिर रेजिडेंस, और तो मिस्टर ऑक्यूपेशन, रिजवान। फिर प्लेंटिफ, मिस्टर रिजवान। मतलब राइट साइड प्लेंटिफ आ जाएगा। फिर वर्सेस करके डिफेंडेंट पे ऐसे डिस्क्रिप्शन देंगे मिस्टर कि दीपक एंड मिस्टर रिजवान, चलो हो गया। हाँ। मिस्टर दीपक। यस सर। कैसे लिखोगे? सर सबसे पहले कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन देखेंगे, जिससे कोर्ट का नेम डिसाइड होगा। हम्म, इसके बाद सर सेकंड नंबर पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नेम और उसका सर एड्रेस और वर्णन वगैरह हो जाएगा उसमें। हम्म। फिर सर चलिए, उसमें लिख के बढ़िया से तैयार करके, एक एक बढ़िया लिख के पीडीएफ बना के भेजिए सब लोग। बढ़िया से, अच्छा से, नकल मत करिएगा, अपने से लिखिएगा, गलती होगी हम देखेंगे, ठीक है? ठीक है सर। लिख के सर बढ़िया। एक चीज पूछनी थी। हाँ। सर सर जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है सर, ये क्या डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है या कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करना है, या फिर जैसे डिक्री हो गई। कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट जी। में, उनको करने से आप डिनाई कर रहे हो, ठीक है? अब जैसे मान लो हमने आपके घर के पड़ोस, आपके हमारे घर में, आप हमारे घर के बगल में आपका घर है पड़ोस में। अब आप घर बेचना चाह रहे हो, हमारी आपकी पट रही, तो हमने कहा यार आप बेच रहे हो तो हम ही को दे दो, हमारे पड़ोस का है ना? अब आपसे हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक। ठीक है सर। कल कल के कोई दूसरा व्यक्ति आया या दूसरा पड़ोसी आया, वो कहा कि यार कितने का बेच रहे हो, मैं सुना है कुछ, तो आपने कहा यार इतने का बेच रहे हैं। तो अगला कह रहा है कि यार हमसे 1 लाख रुपया ज्यादा ले लो। तो अब आपने क्या किया, आपने हमको कहा कि ऐसा करिए, आप अपना पैसा ले लीजिए। तो अब हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हमको पैसा, क्योंकि उसका प्रतिकर नहीं है, ठीक है? या और ज्यादा ऑफर करोगे, यार ठीक है, आप 4.5 4 लाख आपने दिया, 4.5 हमसे ले लीजिए। तो हम पैसा नहीं लेंगे, हमको वही मकान चाहिए, क्योंकि वहां पे पैसा उसका प्रतिकर नहीं हो सकता है, ठीक है?
तो जहां पे पैसा प्रति करना हो वहां पे स्पेसिफिक रिलीफ लगता है, जहां पे कोई ऑप्शन ना हो वहां पे स्पेसिफिक रिलीफ लगता है। ठीक है, तो ये अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने के लिए, आपको बाउंड कराने के लिए कि आप उस घर को हम ही को बेचेंगे, किसी और को नहीं बेचेंगे आप। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। तो ये होता है। ठीक है, सर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है, परफॉर्म कराना है, और वो भी स्पेसिफिक। अगर प्रतिकर वाला भी होता है वो भी करवाया जाता है। अगर जैसे मान लो कोई काम आपके कब्जे में है, सब कुछ है, कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने सप्लाई नहीं दिया, हमें नुकसान हो गया, तो हम जा सकते हैं कोर्ट। तो वहां पे स्पेसिफिक, वहां पे वो प्रतिकर दिला देगा। आया समझ में? नहीं आया? यस सर, तो इससे क्या सर एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं? अरे क्यों नहीं होगा? अरे कोर्ट जाने का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल एग्जीक्यूशन करवाएगा। नहीं करवाएगा तो मतलब क्या होगा फिर? क्योंकि सर बताइए। जैसे प्रॉपर्टी सेल करनी होती है तो सर पहले हम्म, एग्रीमेंट सेल करते हैं। हाँ तो तो अगर एग्रीमेंट टू सेल में अगर कोई पार्टी डिनाई करती है तो उस पे अगर उसके लिए हम पार्टी को फिर से बाउंड करने के लिए कि ये एग्रीमेंट हो चुका है, उस पे हाँ, कॉन्टेक्ट करना है। उसी के लिए आप जाते हो, उसी को परफॉर्म कराने के लिए जाते हो। ठीक है, लेकिन वो जो कि अब स्पेसिफिक है, मकान का मामला है, ठीक है, तो स्पेसिफिक में चला गया, क्योंकि उसका कोई प्रतिकर नहीं है आपका कि मकान के बदले में दूसरा मकान ले लो, मकान के बदले में जमीन ले लो, मकान के बदले, तो बदले में वहां पे शब्द नहीं है, हमको मकान ही चाहिए। ठीक है, ओके सर। अब ठीक। अगर वो हमको नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं होगा ना फिर।